तो हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत कोर्स में। तो आज के इस वीडियो में हम टेबल टेक के बारे में कंप्लीट जानेंगे, शुरू से जानेंगे कि आखिर टेबल टेक वर्क कैसे करता है। बहुत से लोग टेबल टेक के अंदर कंफ्यूज रहते हैं, तो आज हम लोग शुरू से स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है आपके लिए। तो चलिए हम लोग बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये आपको टेबल दिख रहा होगा। हम कुछ इस प्रकार का टेबल HTML से क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये जो दिख रहा है ये रो है, जितने भी बने रो, और ये रो के अंदर ये कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि टेबल के अंदर रो होती है और कॉलम होता है, ठीक है, जो जिसके अंदर हमारा ये डेटा पड़ा हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से टैग लगते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो टेबल टैग है वो पूरे टेबल के अंदर लगता है। उसके बाद जो रो डिक्लेयर होता है उसके लिए देखिए हम लोग यहाँ पे TR लिखते हैं, यानी टेबल टैग के अंदर टेबल रो लिखते हैं। टेबल रो के अंदर अपने को TD लिखना होता है। TD यानी टेबल डाटा, टेबल TR यानी टेबल रो, TD यानी टेबल डाटा। ऐसे हम जैसे कि हमारा ये एक रो कंप्लीट हो गया, जैसे कि देखिए ये हमारे एक रो के अंदर दो डेटा आ चुके हैं। तो अगर हमको और डेटा या रो बनाए, तो जैसे कि ये देखिए, ये दो रो हमारे पास आ गई, एक ये रो है एक ये रो, दोनों रो के अंदर दो दो डेटा पड़े हुए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको प्रैक्टिकली करके ये आखिर वर्क कैसे करता है। तो हमने यहाँ पे अपना HTML ओपन कर लिया, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। इसके अंदर हम सबसे पहले HTML लिख लेते हैं, ठीक है। हमने HTML का स्ट्रक्चर लिख लिया, थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं टेबल लिख लेता हूँ, ओके। टेबल के बाद मैं यहाँ बॉडी में आता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेबल टैग डिफाइन कर देता हूँ। टेबल टैग डिफाइन करने के बाद मैंने आपको क्या बोला, हमारा टेबल तो क्रिएट हो गया, ठीक है। और टेबल के अंदर हमको एक T रो चाहिए होता है, यानी टेबल रो चाहिए होता है। तो हम यहाँ TR लेंगे। TR के अंदर अपने को कितने डेटा चाहिए, हमको डेटा डालना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे TD ले लेता हूँ, टेबल डेटा, यहाँ पे A डाल देता हूँ, ठीक है, सिंपली। और इसके बाद में इसी रो के अंदर एक डेटा और डाल देता हूँ। इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे B लिख देता हूँ, ठीक है। हमारा एक रो क्रिएट हो गया। उसके बाद हम दूसरा रो क्रिएट करेंगे, तो इसको ही कॉपी करके हम लोग नीचे आके पेस्ट कर देंगे। तो देखिए हमारे ये दो रो क्रिएट हो गए, दो रो के अंदर दो दो डेटा पड़े हुए हैं। तो चलिए हम लोग इसका भी नाम चेंज कर लेते हैं, ओके। हमारा ये नाम चेंज हो चुका है। तो देखिए हम लोग इसको सेव करके रन करके एक बार देखते हैं कि आखिर वर्क कैसे हो रहा है। तो हम इसको ओपन इन ब्राउजर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ABCD, आप बोलोगे यार टेबल तो दिखाई ही नहीं दे रहा, हमने टेबल टैग के अंदर डिफाइन किया तो भी टेबल नहीं दिखाई दे रहा। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ कि आपको समझ में आए। तो देखिए हमारा टेबल तो क्रिएट हो गया, ये एक रो है ये दूसरी रो है, तो ये टेबल हमको दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने एडिटर के पास आएंगे और जो टेबल का है, टेबल में हम बॉर्डर डाल देंगे। बॉर्डर डालेंगे, बॉर्डर हमको डालना होगा, जैसे हम 2 साइज का बॉर्डर डालते हैं, सेव करते हैं, उसके रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर आ चुका है। यहाँ पे 2 साइज का 2 पिक्सल का बॉर्डर आया। मैं यहाँ पे 1 करके भी दिखाता हूँ। मैंने यहाँ 1 कर दिया, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए छोटा हो चुका है। मतलब कि ये जब आपको टेबल बनाना है तो आपको बॉर्डर लिखना ही पड़ेगा। अगर आप बॉर्डर डिफाइन नहीं करेंगे तो आपको जो अगल बगल जो टेबल का बॉर्डर है वो दिखाई नहीं देगा। तो चलिए हम लोग कुछ इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले एट्रीब्यूट्स, जैसे कि मैं यहाँ पे एक रो के अंदर ढेर सारा डाटा डाल देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से एक डेटा ले लेता हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ से कॉपी करता हूँ, को हटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पहले रो के अंदर, पहले डाटा के अंदर पेस्ट करके सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं इस पेज में जाता हूँ और उसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, पूरा वेट कवर कर लेता है। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे ज़्यादा डेटा डाला तो यहाँ पे देखिए पूरा कवर हो गया, पूरी वेट ले लिया इसने। तो हम लोग क्या करेंगे, टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट्स तो आपने सीख लिया, बॉर्डर होता है, उसके बाद एक वेट नाम का रहता है। तो हम लोग इसकी वेट डिफाइन कर देंगे। जैसे मैंने 300 पिक्सल डिफाइन कर दिया, ठीक है, विड्थ को। उसके बाद मैं यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए ये 300 पिक्सल हो चुका है। तो देखिए जो भी टेक्स्ट था सब अपने लाइन में आ चुके हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, जो नीचे वाले में भी, उसमें भी हम इतना ही बड़ा डेटा डाल देता हूँ। मैं यहीं से डेटा को कॉपी करता हूँ और मेरे को नेक्स्ट वाले में चाहिए, यानी कि इसमें डेटा चाहिए, तो मैं इसमें जाके पेस्ट करके सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ से रिफ्रेश किया तो देखिए दोनों में डेटा आ चुका है। और ये दोनों में डेटा नहीं दिख रहे, इसलिए इधर तो ज़्यादा स्पेस है ही नहीं, यहाँ पे पूरी विड्थ कवर हो रही क्योंकि टेक्स्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो एक मैं काम करता हूँ, मैं इसमें B वाले में भी पेस्ट कर देता हूँ, B वाले में और पेस्ट कर देता हूँ।
और ज़्यादा डबल बार में पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जाके सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिए, जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, जो हमारा पहला रो का टेबल था उसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ डेटा, ठीक है, आपको समझना है। सेव करता हूँ, उसके बाद मैं रिफ्रेश किया, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग तो यहाँ से हो रही है, बट जो यहाँ की स्टार्टिंग है वो सेंटर से हो रही है, और जो डी है हमारा उसमें भी सेंटर से स्टार्टिंग हो रही है। तो इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में तो डेटा फुल भरा हुआ है, तो इसलिए सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, पर टॉप पे भी जा रहा है, बॉटम पे भी जा रहा है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो हमारा ये टेबल डाटा है, इस रो के अंदर जो ये टेबल डाटा, उसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट्स लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारा ये वाला है, ठीक है, ये वाला, इसमें होता है वी अलाइन। वी अलाइन बेसिकली क्या करता है, वर्टिकल अलाइन आ जाता है। जैसे कि मैं इसमें टॉप दूंगा, सेव करके यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए ये वर्टिकल है जो टॉप पे चला जाएगा। अगर मैं इसको बॉटम करता हूँ तो ये बॉटम में आ जाएगा। देखिए बॉटम किया, सेव किया, उसके बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, तो देखिए बॉटम में आ चुका है। और बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू रहती है वो बताओ कौन सी रहती है, आप लोग कमेंट में मेरे को बता दो कौन सी रहती है। तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो सेंटर रहती है। मैं आपको डाल के भी दिखा देता हूँ यहाँ पे सेंटर। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। तो हम लोग इसको टॉप में ही रहने देते हैं, ठीक है। टॉप पे सेव किया, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे ये देखिए टॉप पे। एक चीज़ इसमें और टॉप में नहीं, ये देखिए जो डी है ये भी सेंटर में आ रहा है। तो चलिए हम लोग इसको भी सबसे पहले टॉप पे कर देते। तो आपको कौन से एट्रीब्यूट्स लगाना है, वी अलाइन, वर्टिकल अलाइन। तो हमारा कौन सा ये है जो डी के अंदर लेकर हम यहाँ पे वी अलाइन लगा देंगे। वी अलाइन के बाद हम यहाँ पे टॉप लिख देंगे, सेव करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो ये भी हमारा डी भी टॉप पे आ चुका है, ठीक है। आपको मैंने टोटल टेबल टैग के 2 एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया। तो मैं तीसरा एट्रीब्यूट्स आपको बताता हूँ, सेल पैडिंग। बेसिकली ये सेल पैडिंग करता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे सेल पैडिंग जो सेलों के अंदर साइड है पेंट, जैसे मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ सपोज करो मैंने 12 पिक्सल डाल दिया, ठीक है, सेल पैडिंग में यहाँ पे सेव करके मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए ये देखो, मैं आपको जूम करके बता दे रहा हूँ। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में जो पैडिंग आ रही ना वो मैंने डाली है। जैसे इस सेल के इधर से लेके इधर तक जो पैडिंग है, इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक जो पैडिंग आ रही है वो 12 पिक्सल की। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा तो मैं इसकी पैडिंग और ज़्यादा बड़ी करके दिखाता हूँ। यहाँ 20 कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए और ज़्यादा पैडिंग होगी। अच्छा आप एक बात नोटिस करना, मैं जितना भी पैडिंग डालूंगा ये जो टेबल है वो ऑटोमेटिक नीचे जा रहा है। ऑटोमेटिक क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने इसकी विड्थ जो है वो डिफाइन करके रखी है। और हाँ आपको एक बात ध्यान रखना है, जो टेबल में होता है वो विड्थ ही डिफाइन किया जाता है, हाइट नहीं दिया जाता, क्योंकि टेबल में क्या है डेटा मल्टीपल आते हैं, इसलिए टेबल ऑटोमेटिक बढ़ता रहता है, तो इसलिए उसके लिए हाइट नहीं होता। हम खाली टेबल की विड्थ ही दे सकते हैं, विड्थ कितनी रखनी है कितनी नहीं रखनी। तो आपको ये बात क्लियर हो गई। तो सेल पैडिंग में हम लोग बात कर रहे थे, सेल पैडिंग में मैंने 20 पिक्सल रखा है। आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको 50 पिक्सल कर देता हूँ। उसके बाद सेव करता हूँ, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए 50 पिक्सल इधर से लेके इधर तक 50 पिक्सल का गैप आ चुका है, ठीक है। तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट 10 पिक्सल नहीं 5 पिक्सल रखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। आपने सेल पैडिंग के बारे में समझ लिया, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट आपने हमारे बहुत से वीडियो में देखा होगा कि इसका यूज़ क्या होता है। तो इसका यूज़ होता है अलाइन, मतलब इस टेबल को कहाँ पे रखना है, आपको लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है कि राइट में रखना है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, सेंटर में रख के देखता हूँ। सेंटर लिखा, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये जो हमारा टेबल है वो सेंटर में आ चुका है। अगर मेरे को इस टेबल को राइट में करना है तो मैं राइट लिख दूंगा। राइट लिखने के बाद सेव करता हूँ, ये देखें यहाँ पे राइट में आ चुका है टेबल। उसके बाद मैं इसको एक काम करता हूँ, सेंटर में रखता हूँ, सेंटर में हुआ, इसको सेव करता हूँ। तो देखिए जो हमने अलाइन लगाई है, जो हमने टेबल के अंदर लगाई है, वो तो आपको पता चल गया कि क्या काम आता है। राइट में, लेफ्ट में या सेंटर में रखना है वो। बाकी जो अलाइन है वो अलाइन नाम की प्रॉपर्टीज़ हम टेबल डाटा के अंदर भी लगा सकते हैं। टेबल डाटा के अंदर कैसे, देखिए मैं अलाइन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद जो टेबल डाटा है, जैसे ये टेबल डाटा है, उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा,
ये देखो, ये जो है टेक्स्ट वो पूरा सेंटर में आ चुका है, पूरा का पूरा सेंटर में, क्योंकि ये अलाइन हमने टेक्स्ट सेंटर में रखा है, यानी जो टेक्स्ट का अलाइन है वो हमने सेंटर रखा है। अगर मैं इसको राइट कर देता हूँ, राइट करने के बाद सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ से एकदम पूरा यहाँ से चपक के आ जाएगा राइट में। देखिए राइट में आ चुका है। आपको मैंने एक प्रॉपर्टीज़ और भी बताई थी, मेरा वीडियो आपने देखा होगा तो, जस्टिफाई करके। जस्टिफाई ये बेसिकली करता है कि हम इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो ये इधर से भी बराबर कर देता है और इधर से भी बराबर कर देता है। देखिए पर यहाँ पे गैप आ रहा है, यहाँ पे स्पेसिंग आ रही है, अपने आप आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे इधर से भी बराबर ले रहा है और इधर से भी बराबर ले रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट रहती है। मैं यहाँ पे डाल के दिखा देता हूँ, लेफ्ट। ओके, यहाँ पे लेफ्ट में आ चुका है। ये टीडी के अंदर काम करता है अलाइन, और टेबल के अंदर काम करता है। और टीडी के अंदर मैंने आपको एक और अलाइन का मेथड बताया था, वी अलाइन, यानी वर्टिकल अलाइन। ओके, ये सब आप नोटबुक में लिख लेना, आपको दिमाग से निकलना चाहिए। अलाइन लेफ्ट लिखा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट आता है टेबल के अंदर, उसका नाम है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग, इसमें हमको क्या करती है, इसमें भी हमको पिक्सल देना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे 10 पिक्सल दे देता हूँ। 10 पिक्सल देने के बाद सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ध्यान से देखना टेबल को, जैसे रिफ्रेश किया यहाँ पे टेबल के अंदर जो सेलों के बीच में 10 पिक्सल का गैप आ चुका है। आपको लग रहा होगा कि ये तो बॉर्डर है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बॉर्डर भी ज़्यादा करके दिखा रहा है। जैसे मैंने बॉर्डर यहाँ 10 कर दिया, ठीक है। सेव करके यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए बॉर्डर ये है बॉर्डर, और जो ये बीच में जो स्पेस आ रहा है ये हमने सेल स्पेसिंग करके दिया है 10 पिक्सल। अगर मैं इसको हटा के 50 पिक्सल लिख देता हूँ तो देखिए कितना ज़्यादा ये हो जाएगा। रिफ्रेश किया, ये देखिए 50 पिक्सल का सेल स्पेसिंग हो चुका है। यानी सेलों के बीच में जो स्पेसिंग का काम करता है वो हमारा सेल स्पेसिंग करता है, और ये एट्रीब्यूट है वो हमेशा टेबल के अंदर लगता है। तो हम इसको बाय डिफॉल्ट अभी 12 पिक्सल में रखते हैं, ठीक रहेगा। हाँ ओके, उसके बाद मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे देखिए ओके, बॉर्डर भी हम इसको छोटा कर देते हैं। बॉर्डर भी अभी हमको इतना काम का नहीं है, हम बॉर्डर 2 कर देते हैं। सेव करते हैं, यहाँ रिफ्रेश करते हैं। ओके, हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक काम करते हैं, थोड़ा डेटा कम कर देते हैं इसमें से। सेव, रिफ्रेश। ओके, ये हमारा एक टेबल तैयार हुआ है। इस टेबल में ये आपको दिख रहा है, यहाँ से ये बॉर्डर है, ये सेल स्पेसिंग है, और जो बीच में दी है मैंने वो सेल पैडिंग है। ओके, आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा इस वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स टेबल के बताया, मैं एक एट्रीब्यूट और बताता हूँ, बीजी कलर, यानी बैकग्राउंड कलर टेबल का क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर पिंक रख देता हूँ और सेव करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए पूरा टेबल है, पूरा टेबल का टेबल पिंक हो चुका है। खाली जो हमारा ये जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर को छोड़ के देखिए बॉर्डर में अभी ब्लैक कलर आ रहा है, पिंक नहीं आया। खाली पूरे टेबल के अंदर ही अंदर पिंक कलर आया। आप चाहते हो कि आपको किसी एक रो में देनी है तो आप एक काम करो, सिंपल सा जो बीजी कलर है उसको यहाँ से हटा के आप एक रो में भी दे सकते हैं। रो में देंगे, सेव करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो देखिए एक रो में आ गया, ये एक रो बन रही है तो इस रो में आ गया। आप रो के साथ साथ टेबल डाटा में भी दे सकते हैं, एक सेल के अंदर भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे, ये तो पिंक है ओके, और मैं ये जो टेबल डाटा यहाँ पे मैं बीजी कलर लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं ब्लू कर देता हूँ। ब्लू करने के बाद सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये ब्लू हो चुका है। मैंने आपको टेबल के अंदर कलर करके बताया, टेबल के रो में कलर करके बताया, टेबल का डाटा के अंदर कलर करके बताया। आप ऐसे ही सब में कलर करके देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, पिंक हटा के येलो, सेव, रिफ्रेश। एक मिनट, कुछ मिस्टेक, ओके डब्लू नहीं लगा, सेव, रिफ्रेश। तो देखिए ये येलो आ चुका है। रो का कलर छुप गया क्योंकि रो में हमने दिया था और हमने डेटा को कलर दे दिया, तो डेटा की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इस टेबल के अंदर भी दे सकते हैं बीजी कलर करके। यहाँ पे भी आपको कोई भी, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ग्रीन, सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ग्रीन आ चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे आके एक टेबल डाटा में एक बीजी कलर और ले लेता हूँ, रेड।
ओके, सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए रेड आ चुका है। आपने पूरे टेबल के डाटा के अंदर कलर करना सीखा है, पूरे पूरे टेबल के अंदर कलर करना सीखा, बैकग्राउंड कलर चेंज करना और एक रो में कैसे चेंज करना आपको मैंने वो भी बताया। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है वो बेसिकली, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि टेबल की वेट है वो मैंने 300 पिक्सल दे के रखी है। तो यहाँ पे देखिए ये जो वेट है टेबल की वो 300 पिक्सल है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे इसको पिक्सल हटा के अगर मैं इसको परसेंट कर दूं, आप बोलोगे कि परसेंट क्या होता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि परसेंट क्या होता है। जैसे मैंने परसेंट 100% करके सेव किया, उसके बाद पेज में जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए जो जो पूरा स्क्रीन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 100% लेता है। आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि परसेंट और पिक्सल में क्या अंतर होता है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैं 500 पिक्सल ले लेता हूँ, ठीक है, 500 पिक्सल लिया, सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो जो टेबल की वेट है वो 500 पिक्सल हो गई। मैं 500 पिक्सल है थोड़ी और ज़्यादा ले लेता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं टेबल की वेट है वो 800 पिक्सल ले लेता हूँ, उसके बाद सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए जैसे मैं इस स्क्रीन को यहाँ से छोटी करता हूँ, देखिए मैं यहाँ से स्क्रीन को छोटी कर रहा हूँ तो देखिए जो हमारा टेबल है वो कट हो रहा है और नीचे यहाँ पे स्क्रॉल बार भी आ चुका है। तो पिक्सल में क्या होता है, जो हमारा वेट होता है वो फिक्स हो जाती है। अगर हम स्क्रीन को छोटा करते हैं तो नीचे स्क्रॉल बार आ जाता है। लेकिन परसेंट में क्या आता है, जैसे कि हमने यहाँ पे 100% दे दिया तो हम जितना उसको छोटा करते रहेंगे वो टेबल अपने हिसाब से साइज एडजस्ट करता रहेगा। एक प्रकार से देखा है तो परसेंट जो होता है वो लिक्विड की तरह काम करता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ टेबल में और यहाँ पे मैं 80% ले लेता हूँ, पिक्सल को हटा देता हूँ, यहाँ पे परसेंट ले लेता हूँ तो ये स्क्रीन का 80% ले लेगा। ये देखिए स्क्रीन का 80% ले लिया। अगर मैं अब इस स्क्रीन को यहाँ से छोटा करता हूँ तो देखिए टेबल की वेट है वो अपने आप छोटी हो रही, यहाँ से 80% और यहाँ से ये अपने हिसाब से 100% से 80% ले रहा है, क्योंकि टेबल सेंटर में तो दोनों साइड से आधा आधा ले रहा है, यानी 40-40 ले रहा है तो ये 80 हो रहा है। तो जैसे कि मैं स्क्रीन को यहाँ पे छोटा करता हूँ तो देखिए अपना 80% में ही है। देखिए नीचे अभी तक स्क्रॉल बार नहीं आया। जैसे कि ज़्यादातर जो वेबसाइट बनती है वो रिस्पॉन्सिव बनती है तो हम लोग परसेंट का यूज़ लगा के वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। पिक्सल में क्या होता है कि नीचे स्क्रॉल बार आता है और टेबल या कोई भी हम कुछ भी लगाते हैं वो कट जाता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे इसको बड़ा कर लेते हैं पेज को। तो देखिए हम लोग कौन से एट्रीब्यूट में थे, हमने परसेंट के बारे में देख लिया, परसेंट और पिक्सल क्या होता है। उसके बाद हम बात करते हैं टेबल की, हमने विड्थ दे दी लेकिन टेबल में हाइट नहीं आता, मैंने आपको बताया, क्योंकि टेबल जो होता है वो ऑटोमेटिक हाइट लेता है। अगर हम उसमें हाइट डिफाइन कर देंगे तो आने वाले समय में जो हमारा डेटा आएगा वो ओवरफ्लो कर जाएगा। तो जो हमारा जो हाइट है वो हम बेसिकली टीडी के अंदर देते हैं। टीडी के अंदर देखिए यहाँ पे जो मैंने हाइट 300 पिक्सल दे के रखी है, अगर मैं इसको हटा के 400 पिक्सल कर देता हूँ। पहले मैं आपको बिना हाइट लगा के दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है टेबल। सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे हाइट नहीं लगा है, बिल्कुल भी हाइट नहीं लगा। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने इस टेबल डाटा के अंदर हाइट लगेगा, टेबल के अंदर नहीं लगेगा। टेबल के डाटा में आना है और यहाँ पे मैं हाइट लिखता हूँ। हाइट लिखने के बाद मैं इसकी हाइट 400 पिक्सल कर देता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये जो हाइट है इस टेबल के डाटा की हाइट हो चुकी है। और जो दूसरे वाला टेबल डाटा उसकी ऑटो हाइट क्यों बढ़ी, क्योंकि वो उस रो को ओवरफ्लो कर रही, तो रो के साथ ही साथ दूसरा टेबल का डाटा भी हाइट ले ले रहा है अपने आप, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, हमने अपने टेबल के एट्रीब्यूट्स में बॉर्डर देख लिया, विड्थ देख लिया, सेल पैडिंग देख ली, अलाइनमेंट देख लिया, सेल स्पेसिंग देख ली और बाकी हमने हाइट भी देखा कि हाइट कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगता। और अगर आपने अभी तक हमारे बाकी के वीडियोस नहीं देखे तो ये हमारा जो HTML की सीरीज़ चल रही है, आप यहाँ पे जाके सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात करते हैं टेबल के। तो हमने इस वीडियो के टेबल पार्ट 1 है। अगर हम इस वीडियो में ज़्यादा टॉपिक कवर करेंगे तो वीडियो को लेंथ बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग इसको पार्ट 1 डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट आने वाला वीडियो को हम पार्ट 2 में डिक्लेयर करेंगे, तो उस वीडियो को ध्यान से देखना। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो में टेबल टैग के बारे में समझ में आया हो। और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ को भी देखना क्योंकि वो टेबल टैग के रिलेटिव ही है।
तो आपको टेबल टैग अच्छे से स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर कितने एट्रीब्यूट्स आते हैं। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।